गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारी इंडियन इकोनॉमी की फोर्थ यूनिट और उसका फर्स्ट टॉपिक है फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है फिस्कल फेडरलिज्म। तो उसके लिए एक पिक्चर मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देखिए, इस पिक्चर में लेफ्ट की साइड में है सेंट्रल गवर्नमेंट और राइट की तरफ है स्टेट गवर्नमेंट। फिस्कल फिस्कल जो आपका फेडरलिज्म है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियों का आपस में बंटवारा करती है। कुछ जो कानून है, कुछ जो नियम है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और जो कुछ और नियम है वो केंद्र सरकार बनाती है। हुआ है कि फिस्कल फेडरलिज्म इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर पब्लिक फाइनेंस discipline. The term was introduced by the German-born American economist Richard Musgrave in 1959. Fiscal federalism deals with the division of governmental function and financial relation among level of government. कि हम ये कह सकते हैं सिंपली कि भाई जो हमारा ये कंसेप्ट था फिस्कल फेडरलिज्म, वो जो है एक जर्मन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे रिचर्ड मसग्रेव। पब्लिक फाइनेंस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी बहुत सारी थ्योरी है, पब्लिक गुड्स की जो थ्योरी है उनमें इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये जो टर्म है, इस टर्म में जो दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है, ये हमें ये देखना है कि जो हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या क्या है। कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया और इस ट्रायंगल में सबसे ऊपर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेकंड लेवल है वह है हमारा, उसमें आएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड जो हायर लेवल है उसमें हमारी सेकंड फॉर्म में, और जो थर्ड है सबसे नीचे वाला उसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या है आपका, आपकी म्यूनिसपैलिटी है जिसे आप नगर पालिका बोलते हो, गांव के लिए पंचायत है। तो ये डिफरेंट तीन लेवल है इंडिया में जहाँ पे ये हमें शो हो रहा है कि भाई पावर कैसे कैसे बटी हुई है। बेसिकली फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ही क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये इसका मतलब है। और उसके अलावा देखा जाए कि इंडिया में अगर हम पावर्स की बात करें, एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं। इंडिया में जो बिग बॉस है या हम कह सकते हैं कि पावर किसके पास है, तो वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ ज़्यादा है और राज्य सरकारों के पास शक्तियाँ कम है। लेकिन ये इतना बड़ा भी इनका अंतर नहीं है। ये मान सकते हो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 60% है तो बाकी 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में अगर आप देखोगे तो यूएसए में जो है स्टेट्स के पास पावर ज़्यादा है और सेंटर के पास पावर थोड़ी कम है। लेकिन वहाँ पे भी जो क्या है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। वहाँ पे भी शक्तियाँ जो है बटी हुई है और इंडिया में भी शक्तियाँ बटी हुई है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जो है कन्फ्लिक्ट भी आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी हम अगर बात करें तो जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बीजेपी है, ठीक। लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें आपकी, तो वहाँ पे टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। इनमें कई बार जो है काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता है कई बार। और जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी था है वो तो इशू इतने सालों चलता ही आ रहा है। तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कई बार केंद्र और राज्य जो है आपस में टकराव देखते हैं कि इनमें जो है टकराव हो रहा है। लेकिन फिर भी जो अल्टीमेट जिसके पास जो पावर है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफ़ी हद तक किसी स्टेट गवर्नमेंट के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर सकती है, उसको ये ताकतें मिली हुई है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता। 99% जो है स्टेट और सेंटर जो है मिलके चलते हैं। कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है देखो। लेकिन 1% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है, तो ये भी हमें देखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें वैसे लिखा भी हुआ है टाइटल में, फिस्कल फेडरलिज्म, फाइनेंशियल डिसीजन परटेनिंग टू एन इकोनॉमी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। कि जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है उसके लिए जो फैसले लिए जाएंगे वो जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मिलके लेंगी फैसले वो। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द 5 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म आर आज फैलो। कि जो सबसे पहले महत्वपूर्ण 5 पक्ष है फिस्कल फेडरलिज्म के वो क्या है। तो पहला जो इन्होंने पक्ष लिया हुआ है वो आपका डिवीजन ऑफ फंक्शन, कि कार्यों का बंटवारा कर लिया है कि ये काम जो है राज्य सरकार करेगी, ये काम जो है केंद्र सरकार करेगी। तो ये जो है सेंट्रल और स्टेट में जो है डिवाइडेड हुए हैं। तो इन्हें लिखा भी हुआ है द डिवीजन ऑफ फंक्शन इज स्पेसिफाइड इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 लिस्ट विद द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। जो आपकी यूनियन लिस्ट है उसमें सारे जो काम होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, जबकि स्टेट लिस्ट है उसमें वो सारे काम होंगे जो स्टेट को करवाने हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट है वो काम होंगे इसके जिसमें जो है आपके पंचायत या नगर पालिका काम वो करवाती है। तो इन्होंने आगे लिखा हुआ है द यूनियन लिस्ट कंटेन्स 97 सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस, रेलवे, जो आपका इस पे दिया हुआ है आपका, जैसे डिफेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, रेलवे है, नेशनल हाईवे है, नेविगेशन है, आपका एटॉमिक है, ये सारे काम जो है। उसके बाद आपका एनर्जी है, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, ये सारे काम जो है आपको केंद्र सरकार ही करता है। वो सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या काम है। तो इन्होंने लिखा हुआ 66 आइटम ऑफ स्टेट एंड लोकल इंटरेस्ट सच एज लॉ एंड ऑर्डर देखना, पुलिस की व्यवस्था ठीक है नहीं राज्य में, पब्लिक हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, पावर है, रूरल है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है। ये सारे जो है एक स्टेट तक ही सीमित है ये सारे काम, कि एक राज्य में ये काम किसको देखने हैं, राज्य सरकार को देखने हैं, वही इसको मॉनिटर करेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 47 आइटम्स सच एज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मोनोपोलीज, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, लेबर वेलफेयर एंड जस्टिस हैव बीन इनमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट। कि जो आपकी और भी कुछ काम है वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके भी काम कर लेती है कई बार, कि 50% उन्होंने हिस्सा दिया और 50% उन्होंने दिया। फिर रिवेन्यू पार्ट्स ऑफ द सेंटर, कि देखो जितना भी रिवेन्यू जाता है केंद्र सरकार के पास, जो हम टैक्स भरते हैं हर साल, हम बजट देखते हैं, जो भी कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, जितनी मतलब रिवेन्यू आता है और कट के सब कुछ, केंद्र सरकार की ये ड्यूटी है कि उसको स्टेट्स में कैसे बंटा जाए। अब हम कई सालों सुनते आ रहे हैं, शायद हमारे कान भी पक गए हैं, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, स्पेशल स्टेट अनाउंस करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है 300 रुपये है, या ये मान लीजिए कि हमारे पास 290 रुपये है, ठीक है। सिर्फ पूरे देश की मैं आपके लिए रिवेन्यू बता रहा हूँ कि हमारे पास जो रिवेन्यू है वो 290 है। एक जो आदर्शवादी सोच रहेगी, जिसको हम कहते हैं एक, या कह लीजिए जो वामपंथी वाले हैं, जो लेफ्टिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि ये 290 रुपये के रेवेन्यू है, ये जो है हर स्टेट को 10-10 रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए। मान लीजिए कि 29 स्टेट है, सबको 10-10 रुपये हमने
दे दिए, लो भाई राज्य सरकार को हमने दे दी, लो भाई करो विकास अपने राज्य का, यही पैसे है, 1 साल के लिए आपको इतना ही मिलेगा, बाकी एक्सपेक्ट मत करना। तो एक तो ये है एक आइडियल मैकेनिज्म। लेकिन ये जो है किताबों में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहेगी? प्रैक्टिकल अप्रोच ये रहेगी कि जो स्टेट सबसे गरीब होगा, जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बैकवर्डनेस है बहुत ज़्यादा, उस स्टेट को हम क्या करेंगे, 10 रुपए के बजाय 20 रुपए दे देंगे, यानी कि डबल दे दिया, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है फंड्स की, ग्रांट्स की, सब्सिडीज़ की। तो उसको हमें ज़्यादा पुश करने के लिए उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो अदर स्टेट है उनका हमें कम करना पड़ेगा कैसे न कैसे। पहले हम उनको 10 पर हेड दे रहे थे, अब आई थिंक हम उनको 9 पर हेड या 9 पॉइंट समथिंग कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि जो 10 रुपये एक्स्ट्रा हमने किसी स्टेट को दिए हैं वो भी तो कॉम्पनसेट करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए जो है आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो रिवेन्यू है ये किसका काम है। एक आपका जो है 14th फाइनेंस कमीशन था, जैसे ये बहुत सारे फाइनेंस कमीशन आते हैं कुछ सालों बाद, इनकी ड्यूटीज होती है कि किस स्टेट को कितनी ग्रांट, कितना आपका फंड जो है एलोकोट होगा। वो एक तरह से क्या है, थर्ड एजेंसी है फाइनेंस कमीशन की। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ सेंटर डिसाइड करेगा तो सेंटर क्या पता ये सोचे यार मुझे बस अपना अपना देखना है, हो सकता है, क्योंकि बेसिकली कमेटी में बैठते तो इंसान ही है ना। तो इसलिए ये काम कि कोई इसके लिए कोई डिस्प्यूट ना हो, एक थर्ड पार्टी को दे दिया फाइनेंस कमीशन को कि ये रिवेन्यू एलोकेशन का काम जो है आपको देखना है। इसमें ना तो सेंटर बीच में आएगा, ना इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट बीच में आएगी। फिर उन्होंने लिखा है दीज रिवेन्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ लेवी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एक्रूवल ऑफ रिवेन्यू एज फॉलो। तो ये जो रिवेन्यू है ये 4 टाइप का इन्होंने बताया है। पहला है आपका टैक्सेज, सबसे इम्पोर्टेंट है। टैक्सेज दैट आर लेविड, कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम टैक्स। तो ये जो दो टैक्स है ये तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं। फिर है taxes that are levied and collected by the central but shared with states, the net proceed from union excise ड्यूटी। ये नीचे वाला मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन यहाँ पे, ये टैक्स जो है शेयर होके जाता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है 50-50 जो है स्टेट और सेंट्रल में शेयर होता है। टैक्सेस दैट आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट हुज नेट प्रोसीड एंड साइड टू द स्टेट, ऑल द 8 आइटम 100 टू कंस्टिट्यूट सच एज स्टेट ड्यूटी जो है आपका मेनली राज्य सरकार के पास जाता है। टैक्सेस ऑन रेलवे पैसेंजर फेयर्स एंड फ्रेट्स एंड कंस्टिट्यूट टैक्स एटसेट्रा, इसमें भी एक काफ़ी हिस्सा जो है स्टेट के पास जाता है। टैक्स लेव्ड बाय द सेंटर बट एलोकेटेड एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट सच एज एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल क्लीनिंग एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये भी हो गया आपका। उसके बाद है रिवेन्यू पावर ऑफ द स्टेट। द स्टेट, इन्होंने कहा कि द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन एक्सक्लूसिव टैक्स पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड रिवेन्यू, कि जो लैंड रिवेन्यू होगा, जो ज़मीन पे कर है, रजिस्ट्री है, स्टैंप ड्यूटी है, और भी जो हम काम करते हैं कोर्ट कचहरी में, तहसील में, वो सारा रिवेन्यू जो उससे होगा स्टैंप ड्यूटी से या और किसी चीज़ से, वो सारा किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स होगा वो भी स्टेट के पास जाएगा। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सीशन टू एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स कंटेनिंग पब्लिक एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ये शराब के ठेके हैं इन पे जो टैक्स लगता है, जिसके लिए भी हाल में काफ़ी हल्ला मचा, हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें जो है रिवेन्यू काफ़ी कम हो रहा है क्योंकि हमने शराब के ठेके बंद कर दिए। क्योंकि इसमें देखो कोई डाउट नहीं है, सबसे ज़्यादा कोई अगर टैक्स पे करता है तो ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं, जो आपके शराब है, तम्बाकू है, गुटखा है, इनसे गवर्नमेंट को मैक्सिमम रिवेन्यू होता है। सीधी सी बात ये है। तो ये इन्होंने और भी इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद आपका अफीम अफीम है, इंडियन हेम्प एंड अदर हर्को ड्रग्स है, टैक्स ऑन द एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरियाज, कि जैसे कोई ट्रक पंजाब से आया तो हरियाणा में घुसेगा तो उसे
जो है टोल या टैक्स कुछ भी उसको देना ही पड़ेगा। टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, टैक्स ऑन व्हीकल, टोल्स, टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत सारे हैं जिस पे सारा हक जो है स्टेट का ही होता है, राज्य सरकारों का। उसके बाद आगे चलते हैं। टैक्स ऑन लग्जूरियस इंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। कई बार जैसे हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, वहाँ पे भी टैक्स लगता है। वैसे तो वहाँ पे टिकट 150 की, लेकिन 180 की मिलेगी, क्योंकि 30 रुपये एक्स्ट्रा जो है उसमें टैक्स होता है। उसके बाद है हमारा डिवीजन ऑफ बोरोइंग पावर्स, कि हमारी जो है उधार लेने की एक क्षमता है, उसको कैसे कैसे बांटा गया है। The borrowing power have also been clearly mentioned in the constitutions under Article 292। इसमें दो तीन पावरों का जिक्र हुआ है। पहला जो आर्टिकल है वो आपका है 293। इस ये आर्टिकल क्या कहता है? द स्टेट कैन बोरो फंड्स विद इन द कंट्री, कि एक स्टेट को अगर पैसे की जरूरत है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, उसे पैसे की जरूरत है, तो वो किसी अदर स्टेट से भी मांग सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मांग सकता। उसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका जो आर्टिकल 2932 है, ये क्या कहता है? एम्पावर द सेंटर टू प्रोवाइड लोन टू स्टेट। तो कई बार जो है केंद्र सरकार भी कर्ज दे सकती है राज्य सरकारों को। जैसे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ दिन कहा था, कि कुछ दिन पहले ही, कि हमारी जो है इकोनॉमी हरियाणा की संकट में चल रही है, और हमें हो सकता है 6200 करोड़ का कर्ज और उठाना पड़े। ये उनकी स्टेटमेंट थी, कि जो है हर स्टूडेंट को 5-5 रुपए जो है सीएम कोरोना रिलीफ फंड में देने चाहिए। तो ठीक है, उसमें हमें कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, लेकिन ये है कि हाँ, हमारा जो काम की बात है वो ये है कि केंद्र सरकार से भी हम कर्ज ले सकते हैं। फिर है फिस्कल इम्बैलेंस इन इंडिया। तो इसने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशनल फिस्कल अरेंजमेंट shows that fiscal imbalance were deemed inevitable as most of the power for elastic taxes are given to the central government। ये कहते हैं कि फिर भी ज़्यादातर जो हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट को तो सिर्फ एक स्टेट ही देखना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 29 स्टेट देखने हैं। उसके बाद हमारी जो यूटीज हैं वो रह गई है। तो ज़्यादा भार किसके ऊपर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इन्होंने कहा, फर्दर द डिवीजन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन इटसेल्फ लीड्स टू वर्टिकल फेडरल फिस्कल इम्बैलेंस, कि कई बार जो है इम्बैलेंस हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कांग्रेसी गवर्नमेंट हो जाए हरियाणा में, और सेंटर में बीजेपी की हो जाए, या इसका उल्टा भी कर लो, तो कई बार जो है दिक्कत हो जाती है, एक इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार सेंटर जो है, वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो है कई बार सेंटर इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है किसी स्टेट को, अगर उसके विचार उससे नहीं मिलते या गवर्नमेंट अलग है, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो उसके बाद जो है हमें देखना है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, कि जो है कैसे कैसे वितरण होता है, जो हमारे पास संसाधन है उनका वितरण कैसे कैसे किया जाता है। तो उन्होंने लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द फॉलोइंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कि जो हमारे केंद्र सरकार के रेवेन्यू है वो क्या क्या है आपका? टैक्सेज ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर इनकम जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो आपका इनकम टैक्स है जो हम हर साल देते हैं, वो आपका जो है केंद्र सरकार के पास जाता है। फिर आपका कॉरपोरेशन टैक्स है, ये भी जो है आपका केंद्र सरकार के पास। कस्टम ड्यूटीज है, एक्सेप्ट दोज ऑन अल्कोहलिक लिक्वर एंड नैरोकोटिक्स। ये जो मैंने पिछले उसमें स्लाइड में बताया था, कि शराब के ठेके को छोड़ के और नशे वाली चीज़ों को छोड़ के जो बाकी का टैक्स है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर है स्टेट एंड सक्सेशन ड्यूटीज अदर देन ऑन एग्रीकल्चर लैंड, कि ये जो टैक्स भी आपका जो है केंद्र सरकार के पास जाएगा। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट,
एग्रीकल्चर लैंड वाला टैक्स सरकार राज्य सरकार के पास। रेट्स ऑफ स्टैंप ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कोई रजिस्ट्री करानी है, कोई कब्जा करना है, कोई इंतकाल दर्ज करना है, सारी प्रोसेस में भी काफ़ी टैक्स लगते हैं। उसके बाद अदर टैक्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑन देयर, ये भी जो है हमारा केंद्र सरकार के पास ही जाता है। टैक्स ऑन रेलवे फ्रेट्स एंड फेयर्स, जो मालगाड़ी है, जो दूसरे रेलवे के डिब्बे हैं, उन पे जो ढुलाई का टैक्स लगता है वो भी केंद्र सरकार के पास। टर्मिनल टैक्स ऑन गुड और पैसेंजर कैरिड बाय रेलवे, सी और एयर, एयरपोर्ट पे जो हम सामान लेके आते हैं, देने जाते हैं, जो भी हमारा है वो भी टिकट के प्राइस में इंक्लूड होता है और उसके बाद वो जो है केंद्र सरकार को मिलता है। टैक्सेज ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कि जब दो स्टेट के बीच में जो व्यापार होता है उनमें भी जो है कस्टम ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, वो भी जो है हमारा केंद्र सरकार के पास ही जाता है। फिर है स्टेट गवर्नमेंट्स, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है राज्य सरकार के पास कौन कौन सा टैक्स रहेगा। तो पहला आपका है गया लैंड रिवेन्यू टैक्स, जमीन से जो कर मिलता है, जो प्रॉफिट है। टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, न्यूज़पेपर को छोड़ के, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला केंद्र सरकार के पास है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर, अफीम, अदर नारकोटिक्स, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, इरिगेशन ड्यूटीज, सक्सेशन ड्यूटीज एंड स्टूडेंट एग्रीकल्चर लैंड, टैक्स ऑन बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सारा राज्य सरकार के पास है। टैक्स ऑन एनिमल्स, टैक्स ऑन प्रोफेशनल एंड ट्रेड्स, टैक्स ऑन रोड व्हीकल्स, टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स ऑन द एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरियाज, टोल प्लाजा, टोल नाके जो आपके हैं, वो सारा टैक्स भी राज्य सरकार के पास जाता है। उसके बाद इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिस्कल रिफॉर्म्स, वित्तीय सुधार कह लीजिए, कि आज़ादी से लेके अब तक कब कब हमने जो है फिस्कल रिफॉर्म्स देखे हैं। तो पहले, उससे पहले एक बार फिस्कल पॉलिसी, एज यू ऑल नो वेरी वेल, कि आपने ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। अगेन यहाँ पे फिर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो लिखा है फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहेगी कि कहाँ पे टैक्स कम करना है, ज़्यादा करना है, या कब जो है टैक्स कम करना है, ज़्यादा करना है, पहली चीज़। फिर है एक्सपेंडिचर कहाँ करना है और कहाँ नहीं, कब करना है, कितना करना है। इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। इसमें सिर्फ दो ही बातें होती है, फर्स्ट टैक्सेशन, सेकंड एक्सपेंडिचर, सीधी सी बात है। तो इन्होंने लिखा है इट इंक्लूड्स वेरियस पॉलिसीज लाइक एक्सपोर्ट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, etc. to achieve the development of nation broadly during the first 30 years of independence, कि जो शुरू के 30 साल थे, मतलब 1947 से लेके 1977 तक आप कह सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा जोर रहा किस चीज़ का, एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का, क्योंकि डेवलपमेंट हमने किया नहीं था, डेवलपमेंट करना हमने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि 1950 से लेके 80 के बीच द फिस्कल डेफिसिट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट एक्सेसिव। तो इन्होंने कहा कि 1950 से लेके 80 के बीच जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक था। देयर वाज ए सिग्निफिकेंट डिटोरेशन इन द फिस्कल सिचुएशन इन द 1980s accompanied by large and automatic monetization of government deficit. The fiscal reforms in India address both revenue as well as expenditure related policies. कि जो आपका फिस्कल रिफॉर्म्स है उसमें दो तरह के सुधार किए गए, एक तो टैक्सेशन में सुधार किया गया और एक जो आपका एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को सुधारा गया। फिर था आपका गोल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के दो ही गोल आप कह सकते हो मेन तो, लेकिन इसमें तीन चार दिए गए हैं।
पहला है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सबसे ऊपर रहता है। फिर है प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। थर्ड आपका सोशल स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन कई बार जो है ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं। कई बार जो है इन्फ्लेशन कम हो जाती है बिल्कुल, जिसे हम रिसेशन कहते हैं, तो टैक्स कम कर देते हैं। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है वो जो है इसमें ही आता है, फिस्कल पॉलिसी में। फिर बात आती है फिस्कल रिफॉर्म्स इन इंडिया कि कब कब हुए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड फिस्कल रिफॉर्म्स इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम to achieve the above stated goal, but major fiscal reform were started aftermath of 1991 economic crisis। कि जो आपके 1991 का आर्थिक संकट था, उसके बाद ही हमारा ज़्यादा जोर रहा फिस्कल रिफॉर्म्स पे। द फोकस इज ऑन टू रेज रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और जो मेन आपका फोकस था उस टाइम फिस्कल रिफॉर्म करने का, वो था दो चीज़ों पे। पहले तो आपको जो है रिवेन्यू बढ़ाना था अपना, रेज रिवेन्यू थ्रू टैक्सेशन। ठीक है, तो टैक्सेशन को जो है हाई किया गया। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हो ऐसी जगह पे खर्च करो जहाँ पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो। सीधी सी बात है कि भाई आपने एक पार्क बना दिया गवर्नमेंट ने, और वहाँ पे जो है आसपास सिर्फ दो तीन घर ही है, तो उस पार्क का सीधी सी बात है ऑप्टिमम यूज नहीं हो पाएगा। उन दो तीन घर में कभी कभी कोई एक बंदा या दो बंदा ही पार्क में जाएगा, अदरवाइज वो ऐसे खाली पड़ा रहेगा, वेस्ट है। तो इस तरह के वेस्ट से बचना है। और जो है मेन बात क्या थी हमारी, कि हमें जो है ऐसी जगह पार्क बनाना चाहिए, एग्जाम्पल तौर पे, कि जहाँ पे कम से कम 40 घर हो, 50 घर हो, 100 घर हो, जहाँ पे वो पार्क जो है इंगेज रहे एवरी डे। तो उसका जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया है वो कैसा है, क्वालिटी क्वालिटी वाला। तो पहले जो रिवेन्यू रिफॉर्म्स हुए थे उसकी बात कर लेते हैं। Until 1980s, the direct tax rate was very high, which induced people to evade tax and create black money। 1980 तक जो हमारे डायरेक्ट टैक्स रेट थे बहुत ज़्यादा हाई थे। अब इतने, अब मान लीजिए कि आप 100 रुपये कमाते हो और 100 में से जो है 60 रुपये सरकार ले ले आपसे टैक्स के तौर पे, या 50 रुपये टैक्स के तौर पे सरकार ले ले। तो आपने मेहनत आपने की, पसीना आपने बहाया, सब कुछ आपने किया, और फिर भी आपकी आधी कमाई जो है सरकार ले रही है, तो आपको गुस्सा भी आएगा, आप परेशान भी होगे, और कहीं ना कहीं आपके मन में क्या होगा, एक ये सोचोगे कि भाई हम क्या तिकड़म चलाऊं कि जिससे कि टैक्स को इवेड कर सकूं या टैक्स को बचा सकूं। तो यही जड़ है ब्लैक मनी की, कि जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि हाउ टू सेव माई टैक्स और हाउ टू अवॉइड टैक्स, वहीं से ब्लैक आपकी जो इकोनॉमी है, जो ब्लैक मनी है, उसकी शुरुआत हो जाती है। और ऐसा ही इंडिया में हुआ। लोगों ने टैक्स से बचने के लिए हजारों तरीके अपनाए। दो तीन तरीके आपको मैं बताता हूँ। पहला क्या करते थे, कैश छुपा देते थे कहीं पे भी, ना बैंक में रखते थे ना कहीं और रखते थे। कोई ऐसे मकान की छत में, कोई दीवार में, कोई जमीन के नीचे, कोई कहीं और। तो ये तो सबसे पुराना और फेमस तरीका रहा है कि आप कैश जो है छुपा दो कहीं पे, अपनी रियल इनकम जो है किसी को शो ही मत करो। तो गवर्नमेंट आपको टैक्स कैसे लेगी फिर, अगर आप अपनी इनकम शो नहीं करोगे। दूसरा तरीका क्या था, कि आप जो है पैसे ले लो और जो है ज़मीन खरीद लो, प्लॉट ले लो। उसमें भी टैक्स होता है, लेकिन वो इनकम टैक्स जो है ज़्यादा है और लैंड टैक्स कम है, सीधी सी बात है। तो वहाँ पे टैक्स की काफ़ी बचत हो जाती है। तो ये दो तीन तरीके ऐसे होते हैं कि जहाँ पे टैक्स को बचाने के लिए लोग जो है कई तरीके अपनाते थे। तो ऐसे करने की वजह से क्या हुआ, इंडिया में दो इकोनॉमी बन गई। एक तो आपकी फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी जो है वाइट इकोनॉमी, जिसमें सारे काम लीगल तरीके से हो रहे हैं। और दूसरी जो इकोनॉमी आपकी वो है आपकी ब्लैक इकोनॉमी, जिसे हम पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं। उसमें जितने भी काम है वो सारे दो नंबर के हैं, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक इकोनॉमी का जो रीज़न था वो क्या था, टैक्स रेट का बहुत ज़्यादा हाई होना था। फिर उन्होंने आगे कहा टैक्स रेट ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स हैव बीन लोवर्ड
to moderate level so that tax buoyancy is achieved through better compliance and minimum exemptions। कि आपकी टैक्स बुओयेंसी को अचीव करने के लिए बाद में इन टैक्स में काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई, काफ़ी सारे टैक्स फालतू के थे जो उनको कम किया गया और धीरे धीरे थोड़ी सिचुएशन इम्प्रूव हुई। एक्साइज ड्यूटीज एंड कस्टम ड्यूटीज हैव बीन प्रोग्रेसली रिड्यूस्ड टू मेक इंडियन एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद अगला जो टैक्स आया था सर्वे टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। फिर आपके ये जीएसटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट जिसको आप बोलते हैं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स भी काफ़ी सारे हुए। आपका जो एफ आर, जो आपका ये था FRBM एक्ट था, चिल्ला कमेटी थी, TRC 1991 थी, ये सारे जो है एक्सपेंडिचर कहाँ पे अच्छे तरीके से हो उसके लिए ये सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेज वाइज है कि 1950 के फिस्कल रिफॉर्म्स क्या थे। तो सीधी सी बात है, उस टाइम पे हमारा एक ही गोल था कि हमें जो है ग्रोथ रेट को बढ़ाना था बस। क्योंकि हमने उस टाइम पे आज़ादी पाई थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए एक ही गोल रखा गया कि कैसे हमें ग्रोथ करें पहले तो उसके लिए क्या किया गया, इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक प्लानिंग। कि हमें जो है अपनी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना था। टैक्सेशन में उतना ज़्यादा हम इम्प्रूव नहीं थे क्योंकि स्टार्टिंग थी गवर्नमेंट की, तो इसलिए ये रिफॉर्म किए गए थे। फिर बात आती है 70s की। 70s में जो था, पहली वाले में था एक ही गोल कि आपको ग्रोथ रेट अचीव करनी है, लेकिन यहाँ पे हमारा गोल जो है चेंज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, टू अचीव ग्रेट इक्विटी एंड सोशल जस्टिस एंड बोथ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी वर एम्प्लॉयड टुवर्ड दिस एंड। कि दो गोल रखे गए, एक तो थे आपकी ग्रेटर इक्विटी समानता, एक आपका सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय। मतलब दो एस्पेक्ट क्या है कि इसमें था मेन बात कि आपको अमीर और गरीब का जो अंतर है उसको कम करना, और जो है समाज में जो कमजोर वर्ग है, जो वीकर सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उस पे हो रहे अत्याचारों को कम करना। तो सोशल जस्टिस और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये जो है रिफॉर्म किए गए। उसके बाद 80s की रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो 80s में क्या कहा इन्होंने, ड्यूरिंग द 1980s इंडियन पब्लिक फाइनेंस वर इन ए स्टेट ऑफ डिजायरी विद द फिजिकल पैटर्न डिस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमी एंड द बजट। दिस रिजल्टेड इन परसेंटेज लार्ज डिफिसिट which were seemingly intraceable. Considerable fiscal deterioration took place during 80s and eventually become unsustainable. Through the growth rate did rise significantly with enhancement in public investment in infrastructure. During this phase, expenditure of the government was seen as an instrument having a bearing upon aggregate डिमांड। तो ओवरऑल इसमें जो बात की गई है वो ये थी कि 80s और 90s के बीच में इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। आपको क्या बताऊँ कि मान लीजिए अगर कोई 1 रुपए की चीज़ है तो 6 रुपए की हो गई थी, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक ही गोल देखा कि कैसे इन प्राइसेस को कम किया जाए। जो काला बाजारी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते थे, जो होर्डिंग करते थे जमाखोरी सामान की, उन पे जो है कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इन 80s की रिफॉर्म में जो है गवर्नमेंट का मेन काम यही था कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई रेट से बढ़ रहा था उस टाइम पे। फिर बात आती है फिजिकल रिफॉर्म्स। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट थे ही, ये तो हम कह सकते हैं कि भाई ये स्टार रिफॉर्म्स थे, सबसे बड़े रिफॉर्म्स। इंडिया सिर्फ रिफॉर्म प्रोग्राम इंक्लूडिंग वाइड रेंज रिफॉर्म्स, दीज रिफॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड। कि यहाँ पे रिफॉर्म्स जो है कई कैटेगरी में डिवाइड किए गए। पहला तो आपका था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें क्या किया गया, बेटा मैं बाहर जा, मैं काम कर। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा था। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या किया गया कि इन्होंने पहले तो लिबरल हो गए, कि इन्होंने लिबरलाइजेशन किया, बहुत ज़्यादा उदारीकरण हो गए, लाइक डिसमेंटलिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट रेट कंट्रोल। कि जो बैंकों में ब्याज दर को कंट्रोल करने का सिस्टम था
उसको सिस्टम को बाहर कर दिया कि काफ़ी पावर जो है बैंक्स को दे दी गई कि आप अपने इंटरेस्ट रेट जो है कंट्रोल करो। फिर है एलिमिनेटिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई फॉर लार्ज लोन्स, कि पहले जो है बड़े लोन्स लेने के लिए 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लेने के लिए आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती थी। गवर्नमेंट ने ये रूल भी कट कर दिया, ये रूल भी खत्म कर दिया। रिड्यूस द स्टैट्यूटरी रेट को टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आपका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी कम किया गया ताकि बैंक के पास जो है ज़्यादा कैश रह जाए, इसलिए। उसके बाद है टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस लाइक इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स एंड अदर prudential norms for banks and strengthening bank supervision, to increase competition like more liberal लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड फ्री एक्सपेंशन बाय फॉरेन बैंक्स, की पहले उसके बाद क्या किया, लो कर दिया कि जितने भी फॉरेन बैंक है वो यहाँ इस्टेब्लिश हो सकते हैं, जितने प्राइवेट बैंक है जितने चाहे वो इस्टेब्लिश हो सकते हैं। उससे पहले चेक था, बहुत सारे कानूनी दांव पेच थे, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल स्मूथली रन करने लग गया। फिर आपका जो रिड्यूस किया आपका कैश रिजर्व रेशियो था, एसएलआर था, इनको भी काफ़ी कम कर दिया गया। मकसद ये थी करा कि बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहे ताकि वो ज़्यादा लोन दे सके आगे, और उनका जो है क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये इस तरह के बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स किए गए। उसके बाद कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, इसमें क्या किया गया, इसमें बहुत सारे किए गए। इन्होंने क्या कहा, सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन आफ्टर इट इज अट्रैक्ट इंटरनेशनल फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। इन्होंने दो तीन इनके जो मेन कहे हैं, इन्होंने कहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन बीएसई रोज फ्रॉम 5% ऑफ जीडीपी इन 80 टू 30% 90, कि बहुत सारी कंपनीज को इन्होंने अलाउड किया फॉरेन मार्केट, इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। तो इससे क्या हुआ कि पहले सिर्फ जीडीपी का 5% हिस्सा था शेयर मार्केट में, जो 90 आते आते 13% बढ़ गया। तो उसके बाद आप इन्होंने कहा कि द फाइनेंशियल मार्केट वाज फर्दर लिबरलाइज आफ्टर नरसिम्हा कमेटी वर एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट सेबी which was originally established as a non-state body in 1988 was established as full-fledged market regulator, कि इकोनॉमिक फॉर्म्स में जो आपका सेबी था उसको पूरी तरह से पावर दे दी कि जो स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉड्स है, जो बहुत सारे डिस्प्यूट है, उनको आपको टैकल करना है। तो उसको जो है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर बना दिया गया सेबी को। बेस्ड ऑन चंद्रशेखर कमेटी रिकमेंडेशन, सेबी इन जून 2014 merged different classes of investors such as FIIs, their sub accounts and qualified foreign investor, ये बहुत सारी कैटेगरी थी। उसके बाद आपका इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, जो बीमा क्षेत्र था उसमें भी जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। इन्होंने लिखा हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर एक्सपीरियंस ड्रास्टिक चेंज ड्यूरिंग द लेट 90s and 2000 onwards. On the recommendation of Malhotra Committee, the amendments comprised of the establishment RDA, IRDA जिसको हम बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको जो है लाया गया एग्जिस्टेंस में। और इसका काम क्या था कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी आपके मेन डिस्प्यूट है, एक्ट है, कुछ ऐसा इरेगुलेशन है, कुछ और कॉम्प्लेक्सेस है, उनको डील करना है। तो इसको जो है इंश्योरेंस सेक्टर का जो है रेगुलेटर बनाया गया है इसको। तो ये आज का टॉपिक था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है 16 मार्क्स के हिसाब से। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।